बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम अपने 5th लेक्चर के अंदर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम उसके जो मटेरियल के आगे जो उसके अंदर जो और इसकी डिटेल जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री को मेंटेन करने के हवाले से जो सिस्टम है वो क्या है। ठीक है, मटेरियल को या इन्वेंट्री को किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि 2 सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री मेंटेनेंस के पाए जाते हैं। एक तो होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम के जिसके अंदर जो है हम कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर अपनी इन्वेंट्री के एक एक आइटम को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी रिसीविंग को, उसकी इशुएंस को, उसके बैलेंसेस को और उनकी रिकॉर्डिंग के हवाले से हम तमाम मामलात को साथ ही साथ रिकॉर्ड करते हैं। और इस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप कभी भी अपनी रिपोर्ट जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी स्टेज के ऊपर जो है अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है मंथली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, इवन आप डे टू डे बेसिस के ऊपर भी अपनी इन्वेंट्री के हवाले से अगर आप कोई रिपोर्ट्स लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो आप डे टू डे बेसिस के ऊपर जो है वो आप बना सकते हैं और उसकी आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो हमने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम्स देखा था, इसके अंदर क्या चीज़ थी कि हम जो है एक मखसूस पीरियड हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उस पीरियड के हवाले से ही हम अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। आप इसमें डे टू डे बेसिस पे या इसमें मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप रिपोर्ट्स नहीं ले सकते, बल्कि जो भी पीरियड आपने डिफाइन किया होता है, अगर आपने मंथ बेसिस पे ऊपर आप कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे, अगर आप इसको एनुअली बेसिस पे अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो एनुअली बेसिस पे आपको फिर जो है इसमें रिपोर्ट्स जो है वो ली जाती हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक से मुराद कोई पीरियड इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं। क्या कहता है? डज नॉट कीप अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड। इसमें हम कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, बल्कि एक पीरियोडिक जो है वो हम अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और उनका एक ख़ास तरीकाकार होता है, उस पैटर्न के हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करते हैं। आगे हम इन चीज़ों की मज़ीद जो है वो डिटेल देखते हैं। दोनों के अंदर जो ट्रांजैक्शंस जो हम पास करते हैं, एंट्रीज जो हम पास करते हैं, उसको हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री कोई यहाँ पर हमारे दोनों अगर हमने सिस्टम जो है वो उसको पैरेलल हम देखें तो किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि जी अगर कोई आप परचेज करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो दोनों सिस्टम्स के अंदर आप क्या एंट्री पास करेंगे? दोनों में आप जो है पहला जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, इसके अंदर हमने लास्ट अपना जो फर्स्ट पार्ट था इस लेक्चर का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आप इन्वेंट्री को एज ए एसेट आप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और जो आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम था उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उसमें हम जो है तमाम जो भी आपकी परचेजेस होती हैं उसको आप एज ए एक्सपेंस के तौर पर जो है वो आप ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ है कि परपेचुअल में आप एज ए एसेट ट्रीट करते हैं और पीरियोडिक के अंदर आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं, साथ में ही आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, और क्रेडिट तो जो है वो अकाउंट पेएबल दोनों में ही सेम जो है वो क्रेडिट जो है वो दिया जाता है, क्योंकि ये उधार के ऊपर है। अगर ये कैश के ऊपर होती तो हम यहाँ पे कैश को लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके ऊपर जो है जब हम सेल करते हैं, चीज़ें हमारी जब सेल आउट हो जाती हैं तो सेलिंग की एंट्री तो दोनों में आपको सेम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सेलिंग के जब हम सेल करते हैं तो उसका कॉस्ट के साथ ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, वो सेम जो है वो चीज़ें जिस सेल वैल्यू के ऊपर आप चीज़ जो है वो सेल करेंगे उसी को आप जो है वो क्रेडिट उतनी अमाउंट से देंगे और जितनी अमाउंट आपकी रिसीवेबल होगी या जितनी आप वसूल कर चुके होंगे उसको आप उतना डेबिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप एक अजाफी एंट्री पास करते हैं, एक अजाफी ट्रांजैक्शन आप पास करते हैं
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एंट्री हमने यहाँ पे फर्स्ट में इन्वेंट्री को एज ए एसेट डिक्लेयर किया होता है, उसको हम यहाँ से उसकी कॉस्टिंग यहाँ से करते हैं। यानी कि चूंकि वो एसेट होता है, वो एक्सपेंस आउट नहीं हुआ होता, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको यहाँ से डिक्रीज करते हैं, उसको यहाँ से उतनी अमाउंट से माइनस करते हैं, और उसको हम एक्सपेंस आउट करने के लिए क्या करते हैं कि उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम उसको एक्सपेंस आउट भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं उतनी अमाउंट जो है, और जितनी अमाउंट ट्रांसफर होती है वो आपकी एक्सपेंस आउट हो जाती है, आपका एज ए एक्सपेंस डिक्लेयर हो जाती है चीज़ जो है। ठीक है, तो दोनों में क्या सिस्टम आपको मिलेगा, फर्स्ट जब आप परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री अकाउंट परपेचुअल सिस्टम के अंदर आप इन्वेंट्री अकाउंट और अकाउंट पेबल को आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे, जबकि पीरियोडिक के अंदर आप इन्वेंट्री की जगह पे परचेजेस को करेंगे, और जब सेल आउट करेंगे तो दोनों में सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा उसके अंदर जो है, जो हमने इन्वेंट्री को एज ए एसेट के तौर पर लिया होता है, उसको हम जो है यहाँ पर एसेट को एक्सपेंस आउट कर देते हैं उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से आपने सेल आउट की होती है, उसकी कॉस्ट वैल्यू को आप यहाँ से एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि साल के आखिर पर जो है, जब हम अपनी जो अगर हम ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको मिलेंगी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को समझने के लिए दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर साल का जो एंड होता है या किसी भी पीरियड का जो एंड होता है वो इसके साथ में कोई मायने नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि हम जो है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे होते हैं, आप डे टू डे बेसिस के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर पीरियड का जो है वो कोई वो उसमें नहीं हम जो है उसको अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है नो एंट्री विल बी रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है, आप चूंकि इसमें पीरियड जो है वो आप पीरियड के हिसाब से नहीं बना रहे होते, आप कंटिन्यूस बेसिस से बना रहे होते हैं, तो इस वजह से कोई भी एंट्री आप यहाँ पे पास नहीं करेंगे। ठीक है, नो एंट्री यहाँ पे पास होगी। जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर जो है हमने चूंकि परचेजेस जो है, जो चीज़ें हम परचेज कर रहे होते हैं उसको हम साथ ही साथ जो है वो एक्सपेंस आउट भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी पिछले साल की इन्वेंट्री बची हुई होती है, जिसको हम यहाँ पर इस साल हम ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रीट किया होता है शुरू में, उसको हमने यहाँ से एक्सपेंस आउट करना होता है। और वो एक्सपेंस आउट कैसे होती है, सेम उसी पैटर्न में एक्सपेंस आउट होती है जैसे पीछे आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में यहाँ पर आपने देखा कि इन्वेंट्री को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। तो अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी आप यहाँ पर अगर तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको करेंगे, अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इस चीज को एक्सपेंस आउट करेंगे, और जो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी उसको आप क्रेडिट दे देंगे उतनी अमाउंट से। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री इसके अंदर फर्दर हम और भी करते हैं, वो ये होती है कि चूंकि ये तो थी ओपनिंग इन्वेंट्री जिसको हमने एक्सपेंस आउट किया, दूसरी हमारी वो इन्वेंट्री जो कि आपने पहले से एक्सपेंस आउट की हुई होती है, वो कौन सी होती है कि जिसको जब आप परचेजेस अकाउंट, जब भी आप जो है यहाँ पर इस जगह पर जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते थे तो उसको साथ में ही आप एक्सपेंस आउट कर देते थे। तो यहाँ पर जो सी हर आपने अपनी जो इन्वेंट्री को आपने एक्सपेंस आउट किया हुआ था, इसके अंदर कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी होगी कि जो आपकी यहाँ पर इस साल बच जाती है, साल के एंड के ऊपर उसमें से कुछ ना कुछ बच जाता है। अब वो जो चीज़ बच जाती है वो चूंकि एक्सपेंस आउट नहीं हुई होती, उसको हमने कंज्यूम नहीं किया होता, वो आपके लिए एक एसेट होती है। ठीक है, जो आपकी एसेट डिक्लेयर होती है उसको आप जो है यहाँ पर जो है उसको आप एज ए एसेट के तौर पर समझ लें, आप डेबिट कर देते हैं एज ए एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पर। ठीक है, और उसको हम अपनी जो एक्सपेंस आउट हमने जो की होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि उसमें से हम उस चीज़ को निकाल देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है ये इस जगह पे समझ लें आपकी जो है वो वहाँ पे आपके एक्सपेंस से आपने निकाल कर आपने उसको एज ए एसेट के तौर पर ले लिया और ये चीज़ जो है वो बैलेंस शीट में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि दोनों का जो फ़र्क है, मसलन आप जब इस चीज़ को जो है वो मटेरियल की जो आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो इसमें आपने किस चीज़ का ख्याल करना है, एक तो आपने ओपनिंग इन्वेंट्री का जो कि पिछले साल आपने आपके ट्रांसफ़र एंडिंग इन्वेंट्री ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री आई उसको आपने एक्सपेंस आउट करना है। दूसरी ऐसी आपकी इन्वेंट्री जो एक्सपेंस आउट ऑलरेडी आप कर चुके थे दौरान साल, आप जब भी कोई चीज़ परचेज करते थे तो उसको साथ में ही आप एक्सपेंस आउट कर देते थे, उसको आपने यहाँ से निकालना है और निकाल कर आपने उसको एसेट के खाने में लेके आना है। ठीक है, इसकी अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम की मदद से इन चीज़ों को जो है वो समझते हैं। ठीक है, सपोज एक हमारे पास जो है 1 जनवरी को आपने जो है 100 यूनिट्स जो हैं वो परचेज किए एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ जो है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 15 जनवरी को आपने 100 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़, तो इसकी टोटल जो वैल्यू इनकी बन गई 2200 जो है वो टोटल वैल्यू बन गई। ठीक है, और 200 जो है वो आपके यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर हम इसको एवरेज एक प्राइस अगर हम इन तमाम यूनिट्स की निकालें तो वो हमारे पास 11 रुपीज़ आपकी एवरेज प्राइस बनती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को आगे मज़ीद ज़रा देखते हैं। इसमें से आपने 150 यूनिट्स जो हैं वो आपने सेल आउट कर दिए। अब हमने इनकी कैलकुलेशन निकालनी है कि इसमें से जो हमने पिछले साल 200 यूनिट्स परचेज किए उसमें से आपने 150 सेल आउट कर दिए। अब जो 50 यूनिट्स बचे हुए हैं ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि उसकी हम कैलकुलेशन आया कि 10 रुपीज़ के हिसाब से निकाल लें, 12 रुपीज़ के हिसाब से निकाल लें या 11 रुपीज़ के हिसाब से निकालें। ये यहाँ पर जो है एक पॉइंट जो है वो समझने का है। इस चीज़ को हम जो है किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं इसको हम मज़ीद आगे जाके देखते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करना। ठीक है, इन्वेंट्री को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसे कॉस्टिंग उसकी निकालेंगे कि जो हमारे पास एक एंडिंग इन्वेंट्री बची है उसको उसकी क्या वैल्यूएशन होगी। और इसकी वैल्यूएशन करने के लिए हम जो है मेथड, जो 3 तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं। एक होता है आपका फाइफो जिसको आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कह देते हैं, दूसरा आपका होता है लाइफो जिसको आप लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, और तीसरा होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाके 1 बाय 1 इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट फाइफो को आप समझ लें। फाइफो के अंदर क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसमें होगा क्या कि जौन सा आइटम, जौन सी आप प्रोडक्ट जो है वो पहले परचेज करेंगे वही आप आइटम पहले आप इशू करेंगे। ठीक है, पहले आप इशू करेंगे। और लाइफो के अंदर क्या होगा, जौन सा आइटम आपने आखिर के ऊपर लास्ट में आपने परचेज किया होगा, अगर आपको इशू करना पड़ता है तो आप उस आइटम को पहले आप इशू करेंगे और जो फर्स्ट आइटम होगा उसको आप जो है बाद में इशू करेंगे। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि फाइफो के अंदर जो है असेंडिंग ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं और लाइफो के अंदर हम डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और जो वेटेड एवरेज मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारी जो यूनिट्स होते हैं उनकी हम एवरेज प्राइस निकालते हैं और उस एवरेज प्राइस के ऊपर हम उन चीज़ों को इशू करते हैं। अब इसका हम ज़रा 1 बाय 1 इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये इसकी हमने एवरेज प्राइस निकाली हुई है, इसके हिसाब से हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाके इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, परपेचुअल सिस्टम के अंदर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से है जो है वो हुआ। ठीक है, एक जो है कंपनी है उसके अंदर क्या हुआ जी, ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा सबसे पहले 50 यूनिट्स हैं 40 रुपीज़ के हिसाब से। फिर हमने 8 जनवरी को 200 यूनिट्स जो हैं वो मज़ीद परचेज कर लिए। ठीक है, 50 यूनिट्स जो है 50 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, 11 जनवरी को हमने 60 यूनिट उसमें से जो है वो सेल आउट कर दिए। फिर उसके बाद जो है 150 यूनिट्स जो हैं वो हमने परचेज किए, 60 रुपये के हिसाब से हमने उसको इशू कर दिया, जो है सॉरी परचेज किया।
फिर हमने 100 यूनिट्स जो हैं वो परचेज किए और 75 रुपीज़ के हिसाब से हमने उनको परचेज किया, ठीक है। उसके बाद हमने 150 यूनिट्स इसमें से फिर सेल आउट कर दिए, ठीक है। अब हमने इसको इन मेथड के साथ जो है एक इसकी कॉस्टिंग निकालनी है कि किस तरीके से इनको किया जाएगा। इन चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा सा आगे जाके डिटेल के साथ समझेंगे, ठीक है। हमारा जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इन चीज़ों को मज़ीद ज़रा डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। आप भी ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और इसको किस तरीके से आपने करना है इनको ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें, ठीक है। बाकी हम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर जाके मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।